आप जानते हैं कि हम अक्सर ऐसी शख्सियात आपके लिए लेकर आते हैं जो वैसे तो जानी जाती हैं अपने पॉलिटिकल करियर की वजह से, अपनी शोला बयानी की वजह से, अपनी सियासत की वजह से, लेकिन हम जब उनको यहाँ पर बुलाते हैं तो हम सिर्फ सियासत की बात नहीं करते, हम उनसे बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, वो खुद से क्या बातें करते हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन है और फैमिली के अंदर से सपोर्ट किस तरह से उनको मिलती है, ये सारी चीजें। और कोशिश करते हैं थोड़ा सा फन भी करें ना, उनकी दूसरी साइड भी जिंदगी के सफर के बारे में जानने की कोशिश करें कि हम उनका एक वो संजीदा चेहरा तो देखते रहते हैं, तो वो एक्चुअल में कैसे इंसान है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब आपके वक्त का। हनीफ साहब, वैसे यूर मॉर्निंग पर्सन, किस वक्त होती है आपकी सुबह? नहीं, मैं तो 7:30 पे मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। वेरी नाइस। नमाज के बाद मैं सोता नहीं हूँ और यही रूटीन रही है आपकी शुरू से? तकरीबन नहीं, मैं वजारत के बाद तो रूटीन और मुश्किल हो जानी चाहिए लेकिन ये है कि पिछले 25-30 साल से तो यही है। जब वजारत मिलती है तो फिर तब्दीली आ जाती है, वैसे ये रूटीन में आपकी वही रहती है? नहीं, मुझे एक दोस्त है, मुझे उनकी एक बात याद आ रही थी, मैंने कोई गिला किया उनसे, अच्छी जगह पे हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक ठाक किस्म के, तो मैंने कहा यार तू कहते यार जिससे तू बिजी होगा ना, तेरे साथ लोगों का क्या एटीट्यूड होगा, सारे आधे से ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे तो मैंने कोशिश की है कि लोगों को नाराज़ ना किया जाए, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है ना, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है। और मेरे पास तो जो जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है वो तो आपको पता है, पाकिस्तान रेलवे पाक फौज के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। और पेशावर से लेके, बल्कि आप तोरखम से लेके आप कराची पोर्ट तक कह सकते हैं, और कराची पोर्ट से लेके आप कोयटा से लेके ताफ्तान बॉर्डर तक हम जाते हैं पाकिस्तान रेलवे। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, ब्रेकफास्ट बड़ा लाइट सा होता है, कोई कभी वो जिंदगी में किए हैं, बड़े बड़े ब्रेकफास्ट किए हैं, बड़े बड़े पाए शाये खद्दे शद्दे, ये सारी चीजें खबरें देते रहते हैं उनके बारे में। अच्छा, आप क्योंकि यहाँ पर हैं, हम डेफिनेटली पर्सनल लाइफ के बारे में तो कर ही रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी, लेकिन बड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर मैं 27वीं तरमीम के बारे में आपसे बात करूं। थोड़ा जरा बताइए आपकी क्या राय है? वैसे तो मेरी क्या राय है, मैंने तो देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूँ जहाँ खड़ा होता हूँ, नजर आता हूँ कि खड़ा हूँ। आज जो लोग शोर मचा रहे हैं या कह रहे हैं, उनकी गुफ्तगू तो सुने। ये वही लोग हैं जो एक मुजरिम को, एक मुलजिम को गुड टू सी यू कहने वाले हैं, और फिर उनके घरों में सिफारिशें आया करती थी। मैं पिटीशन लेके गया, जब मैं ज़्यादा अपने ओपोनेंट का नाम नहीं इस्तेमाल करूँगा कि लाइट सा शो है, तो आप यकीन माने जब वो पिटीशन का फैसला आया तो मुझे तो नहीं पता था कि पीछे भी कोई गैलरी है। उस गैलरी में उन्होंने उनको पहले से पता था हमने क्या फैसला सुनाना है, और उनके जो अपनी फैमिली के लोग थे गैलरी में बैठे हुए थे, तो जो जुबिलेशन उनकी मैंने देखी है शायद मैंने किसी की नहीं देखी। सर, अब वैसे जो आपके दोस्त होते हैं, मुश्किल वक्त हर किसी का गुजर ही जाता है, जब उस मुश्किल वक्त के बाद मिलते हैं तो उनका रवैया तब्दील होता है या फिर कहते हैं कि हम भी मजबूर थे, चीजें कैसे उसको डील कैसे करते हैं? जो आप मसलन मेरी आजमाइश की बात कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल आपकी। जी जी, मेरी आजमाइश में मैं बड़ा एक लकी इंसान था कि जो चंद लोग थे ना जिनमें हम तकिया किया करते थे। एक तो मेरी वजात के बारे में ये सारी दुनिया सुन रही है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ चलने का कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुआवजा नहीं दिया। होता है ना, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं, आपके ट्रेडर्स, क्योंकि मैं उनमें से हूँ, ट्रेडर्स कम्युनिटी में से हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मेरे इर्द गिर्द, तो उनके जो इश्यूज आते हैं मेरे पास या पिछले कोई 30 साल से आ रहे थे, तो मैं उनको फी सबिलिल्लाह हल करता था। मैं उनको सूंघता नहीं था जैसे लोग सूंघते हैं ना कि यार इसका क्या फ़ायदा होगा इसको, तो इसमें। तो जब मेरे पे आजमाइश का वक्त आया तो वो जो पुराने मेरे दोस्त थे ना, वो सारे खड़े रहे, लेकिन कोई 8-10 नए बने थे जब से मैं MNA बना था, या मेरे पास पोर्टफोलियो मिलते थे जब प्राइम मिनिस्टर CM थे, और बहुत सारे पोर्टफोलियो मुझे मिले, और उसके अंदर वो लोग थे वो जल्दी भाग गए थे, उनमें से कोई नजर नहीं आया ना फैमिली को। अभी जो हम देख रहे हैं ओवर द इयर्स जो तब्दीली आई है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान की खासतौर पे अगर हम बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाले जो पॉलिटिशियंस थे जो अभी बहुत सीनियर हो चुके हैं, उनके अंदर वो लॉयल्टी वाला फैक्टर ज्यादा हुआ करता था। नहीं, मैं आपको ना एक छोटा, हर जगह के ऊपर ना तनज़्ज़ुली है, मैं जरा ताकि लोगों को पता चले बजाय अंग्रेजी मारने, तनज़्ज़ुली है लोगों के अंदर हर डिपार्टमेंट में। किसी चीज़ को उठा के देख लें, मैं 2003 में असम्बली में गया था, वो कहते थे परवेज़ मुशर्रफ की असम्बली है, लेकिन क्या लोग थे वहाँ।
उनकी, मैं तो खुद क्योंकि डिबेटर रहा हूँ और स्पीच मतलब कि मैं करना मेरे लिए स्कूल से शुरू की, कॉलेज से शुरू की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें, मैं नहीं कहता कि डे वन से मैं बहुत बड़ा स्पीकर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें मैच्योरिटी भी आई और चीज़ों को। लेकिन वो असेंबली बड़ी सीजनड लोगों की थी, जैसे आपने बात की, और उनमें से 5-6 लोग तो ऐसे होते थे कि जिनको हम सुनने को जी चाहता था। अच्छा, इवन पॉलिटिशियंस भी, ऑपोजिशन भी ऐसी होती थी जी, मैं भी भी आप बड़ी... नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वज़ादारी थी। और अब मैं देखेंगे काफली की पहले टेन्योर में मैं था, 5 साल में मैंने रहा, तो वो वजीर हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ मैं बातें करता था, पूरी खिलाफ से मुराद स्पीच करता था नेशनल असेंबली में। फिर हम टॉक शो में उनके खिलाफ बोला करते थे। उस वक्त टॉक शो बहुत कम हुआ करते थे। ऐसा ही है। तो एक तो चैनल होता उस वक्त, 2 या 1। जी। तो वो हम जाया करते थे, तो जाके हम खाना इकट्ठे खाया करते थे। उसके बाद उनके ऑफिस खोल के अपने लोगों के कामों के लिए जाते थे, वो वेलकम किया करते थे। फिर 2008 वाली असेंबली में दोबारा मैं चला गया 5 साल के लिए, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। तो आप समझते हैं कि चैनल्स ज्यादा आ गए, तो क्योंकि चैनल्स पे बहुत कुछ कह दिया जाता है लोगों को चाहे खुश करने के लिए, तो उसमें उसकी वजह से भी दिलों में कदूरतें नहीं सर, नहीं। अच्छा, इस तरह नहीं लोग तब्दील हो गए। मैं जरा मेरी बात मुकम्मल होने दे। 2008 के बाद फिर वो पीपल्स पार्टी आ गई, उनमें भी बड़ी वजादारी, यकीन माने उनमें से कई लोग तो फौत हो गए हैं। और उनकी ऑफिस भी मैंने बात करनी लीडरशिप के खिलाफ, उनके स्पीच करनी नेशनल असेंबली में, टॉक शो में उनको रगड़ा देना, लेकिन जब उनके पास जाना लोगों के कामों के हवाले से तो कभी उनका, खास तौर पे उनमें यूसुफ ज़ा गिलानी साहब, ये जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने ना कोई अपना देखा ना पराया, मैंने देखा, सबको वेलकम कहा। वेरी नाइस। और मैंने बहुत अच्छे लोग देखे, वज़ादार लोग देखे। वजह क्या लगती है आपको इस तब्दीली की है जो आप? अब मैं उधर आ रहा हूँ, अब उधर आपकी फिर 2013 आ गया, फिर वो आपका बस वो फिर ऐसा आया कि ना माँ ना बहन ना बेटी किसी की इज्जत महफूज ना रही, और दस्तों गिरेबान होना, मतलब कि कोई ऐसा, आप देखें पॉपुलैरिटी जो है ना वो आपको नहीं जाहिर करती कि आपकी शख्सियत क्या है, ये आप ज़हन में रखिए। पॉपुलैरिटी तो पॉपुलर तो आप जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी, वो आज अभी आप पारा के बाहर आके खड़ी हो जाए, उनमें से कोई फीमेल मेल, तो लोगों का ढेर लग जाएगा। बासी साहब, आपको नहीं लगता हम पोस्ट ट्रूथ डेमोक्रेसी के अंदर जिंदा रह रहे हैं, जिसमें ट्रूथ जो है ना वो बुनियादी अकदार मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। अब देखें ना, परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत भी खत्म हो गई, परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत भी खत्म हो गई, ये भी मैं आपको बता। एग्जैक्टली। अगर आप कहते नहीं जी मैंने अभी देखिए सर मैकियावेलियन माइंडसेट पे आ गए अभी इस मुल्क के अंदर, अभी देखें मुकाबला क्या होना चाहिए, मुकाबला क्या होना चाहिए। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मैं अपने जो अपोनेंट था, मैं उसको उसकी जात पे बात नहीं करता था। पूरे मैंने 5 बड़े इलेक्शन लड़े हैं, 5 बड़े इलेक्शन लड़े हैं। ये पाकिस्तान के टॉप 10 में से इलेक्शन होता था मेरा, ठीक है जी। मैंने कभी उसकी जात, लेकिन मैं क्या करता था, आधा घंटा मैं कहता था जी मैंने मेट्रो बनाई, यूरोलॉजी बनाया, कार्डियोलॉजी बनाया, खेल के मैदान, सफाई का निज़ाम, पार्क, ये मुझे आधा पौना घंटा इस पर लग जाता था। मुझे किसी को गाली देने की जरूरत नहीं आती थी, किसी की जाती जिंदगी के अंदर झांकने की जरूरत नहीं आती, अपनी चीजें इतनी नहीं। जब आपने कुछ किया हो तो फिर आप उसको बयान करते हैं, लेकिन ना यहाँ जिंदगी तो एक लफ्ज है, लफ्ज नहीं, बहुत मैं कहता हूँ पक्का है, हमने बचपन कि बादशाही जो है ना अल्लाह ताला की है। सर परफॉर्मेंस की बात जब कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि एक तो अपनी वजारत के बारे में बताएं, दूसरा मैं कह रहे हैं आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में अपनी और जो अभी तक जितने भी आपको पोर्टफोलियो मिले, सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा लगा? अभी वाला मुश्किल है या इससे पहले भी कोई मुश्किल? अच्छा, मैं ना एक बड़े, मुझे शौक था बचपन से काम करने का, 2 शौक थे, इसीलिए आपने वो जमाने तालिब इल्मी से पॉलिटिक्स में आ गया। मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो थकते नहीं? मैंने सीएसएस, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो थकते अच्छा नहीं। आप ना हैरान होंगी कि मेरे साथ चलने वाला स्टाफ थक जाता है, जो यंगस्टर भी होते हैं, तो मैं तो मेरी तो एनर्जी जो बूस्ट होती है वो तो होती शाम के बाद है। इंस्पिरेशन कौन है? ठीक है जी, मैं बताता हूँ। देखिए ना, आपका शौक क्या था, आपका पैशन क्या था? पैशन था जी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों, घर हो, गनमैन हो, ये नहीं, ठीक है। हमारा शौक था बचपन से, एक वेलफेयर का शौक था, और एक जहाँ मैं पहुँच गया हूँ ये शौक था कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं अपनी तमाम मराहिल तय करके यहाँ पे पहुँचूँ।
ना कि कोई शॉर्टकट, या शॉर्टकट हम हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को शॉर्टकट होते ही नहीं है। शॉर्टकट तो पैसे वाले बंदे के पास होगा ना, जो पैसा जिसने जेब में डाला हुआ वो सेनेटर भी बन सकता है, वो MNA की टिकट भी ले सकता है, वो MPA की टिकट भी ले सकता है। और ये आज की बात नहीं है, ये दहाइयों की बात है। तो मैं क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर था, बचपन से एक दुकानदारी का शौक था कि कारोबार बंद करूं, और दूसरा ये था कि मैं जनाब मुझे गुजरते हुए लोग कहें भाई साहब क्या हाल चाल है, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है, नो डाउट, ठीक है। तो आपको दिलों में घर करना पड़ता है। आप किसी के साथ ज्यादती करके, किसी का पैसा खा के, किसी की ज़मीन पे कब्जा करके, किसी को गाली दे के आप दिलों पे घर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डिलीवर करना पड़ता है। आज देखें ना रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, आप जब वहाँ पे अभी बाहर जाके खड़ी होने पूछ लें किसी से, वो दुआएं दे रहा होगा और कहेगा जिसने ये बनाया है। और 3500 लोग डेली OPD में आती हैं। अभी किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट होना शुरू होने लगेगा यूरोलॉजी में, जो मरी रोड वाला है, ये राव रोड की बात कर रहा था। अभी 1,70,000 लोग ये मेट्रो में सफर कर रहे हैं, जिसमें बच्चियां भी हैं, बेटियां भी हैं। मुझे इजाजत दीजिए, आपने कुर्बानी की बात की। कुर्बानी फिर उस पॉलिटिशियन के जो काम कर रहा है उसके घर वालों को भी देनी पड़ती है, उसकी फैमिली को देनी पड़ती है, और आप ऑल द टाइम अवेलेबल तो नहीं होंगे हर चीज के लिए उनके पास। तो वो फिर घर में माहौल क्या होता है? कोई लड़ाई शड़ाई, भाभी जो है हमारी वो नाराजगी का इजहार तो नहीं? मैंने तो उस दिन परसों 3-4 दिन पहले से कहा, मैं जो मेरे साथ तू कर रही होती है, अगर बाहर पता चल जाए सारे मेरे से ना, वो जिसे कहते हैं ना, वो मेरा सारा खत्म हो जाए रोब दबदबा। तो लेकिन क्रेडिट किया जाता है उसको, क्रेडिट ये जाता है कि एक तो वो कभी उसने धूप और छांव दोनों में वो साथ रही। तो मर्द के, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इस चीज से आप बिलीव करते हैं? ये ठीक है, लेकिन मर्द को आप भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये मैं ये भूल जाए, ये ऐसे ही अभी मेरी माएँ बहनें बेटियां ने, मर्द को सारा दिन खुवारी करनी पड़ती है उस घर को चलाने के लिए, उन बच्चों की स्टडी के लिए। देखें ना, 2 चीज़ें थी हमारे पास ना, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। हमने बच्चों की फीसें भी देनी होती थी, हमने सियासत भी करनी होती थी, हमने अब उनकी और इश्यूज जो थे उनको भी एड्रेस किया करता था। अच्छा, कुछ लोगों की अपनी आदत होती है, जेब में 10,000 हो तो लगता है 10 लाख है। मैं उन लोगों में से हूँ। जेब में 10 लाख आ जाता था तो मैं कहता था 10 करोड़ रुपया, लोग कहते थे इसके पास है। और अभी भी मैं देखता हूँ बहुत माशाल्लाह हमारे इर्द गिर्द बहुत बिलियनर्स लोग हैं, लेकिन वो कई दफ़ा बंदा कहता है यार 10 रुपये अपने कोरों काट के दे दो ताकि थोड़े से कपड़े से ठीक पा लें। कभी मायूसी नहीं हुई मौजूदा हमारी पॉलिटिक्स जो है? मैं तो उस वक्त मायूस नहीं हुआ जब मुझे 25 साल कैद दी गई। मैं उस वक्त अल्लाह ताला की, क्योंकि उसके अंदर इनर सेटिस्फाई था। मैं, आप मेरी वीडियोस निकाल के देखिए, कभी-कभी होता है ना कि ये क्या नहीं जब आप नहीं, ये किसी ने जबरदस्ती तो आपको नहीं कहा ना, मेरी बात सुनो, मेरा जबरदस्ती। जब पाबंदी सलासिल होते हैं और इस तरह की कैद आपको हो रही होती है, तो उस वक्त एक बार जहन में आता है कि यार ये जो फील्ड है ना की है, और ये फील्ड जो है ना बंदे ने खुद चूज किया, मैंने खुद चूज किया, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके निशिब फराज से मैं वाकिफ था। पाकिस्तान की 40 साल, दूसरी 78 साल तारीख में यही कुछ हुआ है जो आज भी हो रहा है। तो कोई इसमें कोई छंबे वाली बात नहीं है। तो जब आपने किया ये जो पाबंदी सलासिल वाली बात, मुझे पता था ये होना है, हो गया। लेकिन आपको ना अल्लाह पे तकिया रखना चाहिए। असर होता है आपको मेंटली तौर पे, दिल पे? नहीं, वो ये होता है ना कि यार अगर आपने ये सारी मेहनत करके, एक आता है कि आपने RIC बना दिया, RIU बना दिया, मेट्रो बना दी, और नतीजा क्या निकला जी, आप उम्र क्या। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में हुआ है, आगे बढ़ते हैं, कि जिन्होंने काम किया है वो कोई जला वतन हुआ है, कोई फांसी चढ़ गई है। लेकिन मैं वो फीलिंग समझना चाह रहा था कि जब आप पाबंदी सलासिल होते हैं, उस वक्त आप ये फील करते हैं कि मुझे ये जो कैद है ये दायमी नहीं है, ये कुछ ना कुछ चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, या फिर आप दिल में आता है कि क्या? नहीं, मैं तो डे 1 से, मैं 3 जेलों में रहा हूँ 11 महीनों में। और ये जो आज चीख चला करने वाले लोग हैं ना, ये तो तीनों में कभी जेहन में आए नहीं था कि मैंने सदा यहाँ रहना है या 10 साल यहाँ रहना है, 5 साल। मुझे पता था जिस दिन कोई जज सुनेगा मुझे छोड़ देगा। तो अब्बासी साहब, यही मैं पूछ रही थी कि कौन सी उम्मीद होती है जिसको देख के आप कहते हैं कि नहीं, आई नीड टू कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहना है? अब अल्लाह ताला की, और इसके अलावा क्या होता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब दरवाजे, उसका खुला होता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब मैं चाहूंगा थोड़ा हम रेलवे के हवाले से भी बात करें। अब एक तो रेलवे में किस तरह की तब्दीलियां लेके आ रहे हैं, खास तौर पर वो जो फ्रेट ट्रेन आप चला रहे हैं थ्रू। नहीं, मैं आपको ना थोड़ा सा आपका मौका आपने दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे में इन 7 से 8 माह में क्या हुआ है। पाकिस्तान रेलवे का बुरा हाल
था और अभी भी वो चांद पे नहीं चली गई, अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू है ट्रैक का। हमारा लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आजकल मैं उसका नाम लेना जो है ना गुनाह समझता हूँ, तो उसने 33 अरब डॉलर जो है इस बजट पे रखे हैं अपनी रेलवे सिस्टम के लिए। 33 अरब डॉलर, 33 बिलियन डॉलर, और हमने रखे हैं 17 अरब, वो भी ऑन गोइंग के ऊपर, तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। 1861 का हमारा ट्रैक है, 17 अरब रुपए, राइट? हाँ, सिर्फ 17 अरब। उसने रखे हैं 33 अरब डॉलर, अपने 33 अरब डॉलर, ठीक है जी। तो 17 अरब, और हमारा किसी ने ये नहीं सोचा कि जब तक ये ट्रैक जो 1861, 1870, 1881 का है, इसको चेंज करना है, वरना तो आप गाड़ी वो पकड़ के ऊपर रखना पड़ता है, फिर वो बाके नीचे आ जाती है, फिर पकड़ के ऊपर पहले भी तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट्स रही हैं। जी जी जी, जो भी रहा है, मैं कब कह रहा हूँ कि सबको करना चाहिए था ना, जिन की रही है प्रायोरिटी। देखिए, पाकिस्तान रेलवे जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से मशरूत है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ने ग्रो करना है तो पाकिस्तान रेलवे जो है जब तक अपलिफ्ट नहीं होगी, तो मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब मेरी ड्यूटी लगाई, मुझे 5-7 चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने कहा यार इसको ज़रा ठीक करना है, क्योंकि मैं पहले पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन रह चुका था, काम किया था में, मेट्रो का चेयरमैन था, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का चेयरमैन था। 16 माह में ये जितने आपके इस्लामाबाद के अंदर ये ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं, ये जो मेट्रोज जितनी नज़र आ रही हैं, ये जो ग्रीन बस आपको नज़र आ रही है, इसका कलर मैंने चूज़ किया था। मैं डेवलपमेंट कमेटी का CDA का चेयरमैन था, इसको मैंने चूज़ किया, इसकी LC मैंने खोली थी। और फिर उसके बाद ये जो आपके जितने भाराको वाला है बाईपास, ये जो आपकी IJP रोड है, ये जो आपका रावल डैम वाला ओवरहेड ब्रिज है, 7th एवेन्यू वाला है, ये सारे मैंने प्राइम मिनिस्टर से इनकी ट्रेन जो है हमारे रेलवे के लिए क्या प्लान्स हैं? मैं अभी उधर ही आ रहा हूँ। तो ये मैं आपको बताऊंगा, इस वक्त रेलवे के अंदर हमने सारा सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया है। आप मोबाइल उठाएं, मेरी राब्ता ऐप पे जाएंगी तो आप टिकट बुक कर सकती है वहाँ से। उसके अलावा हमारे यहाँ ये था कि क्यू में लगा हुआ बंदा जाता है तो वो जाके जब कार्ड देता था तो कहते थे जी हमारे पास तो कैश है, हमारे कोई मशीन नहीं, POS मशीन नहीं है। मैंने पूरा सिस्टम को डिजिटाइज करते हुए हमने इस वक्त 40 के करीब बैंक्स हैं जिसको इंटीग्रेट कर दिए हैं, और आपका ATM कार्ड हो, अच्छा फिर ATM मशीन्स लगा दिए हैं। अच्छा, एक शिकायत आप तक लोगों की पहुंचा जी जी, वो लोग ये कहते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन टाइम पर नहीं पहुंचती है, इसका क्या रीजन है? उसके ऊपर बड़ा मेरा फोकस है। हमने अपने स्टेशन अपलिफ्ट कर दिए हैं, पैसेंजर फैसिलिटी, ट्रेन हॉस्टल्स का हमने कॉन्सेप्ट दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्राइम जो ट्रेन है उसमें ट्रेन हॉस्टल। लेकिन लेट पहुंचने की वजह क्या है? मैं उधर आता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ये तो आज कराची स्टेशन हो, लाहौर हो, लोधरा हो, पिंडी हो, फैसलाबाद का स्टेशन अभी मैंने इनॉग्रेट किया है, और ये सफाई खानेवाल, मुल्तान, हर जगह हमने सफाई भी आउटसोर्स की है, और स्टेशन अपनी गाड़ियाँ भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। जैसे अभी शालीमार का हम कर रहे हैं, शालीमार एक्सप्रेस, कराची से मंडे को उसकी ओपनिंग है, और कराची स्टेशन की ओपनिंग है। लेकिन जो बात आपका क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे जो एक है ट्रैक, उसके ऊपर ER लगी हुई है। ER से मुराद ये है कि इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं वहाँ पे, और इमरजेंसी है कि यहाँ पे आप नहीं तेज चला सकते, 120 पे नहीं जा सकते, 110 पे नहीं जा सकते, यहाँ पे आपने 65 पे जाना है। ट्रैक की हालत ऐसी है, ठीक है जी। तो वो हमने ER वहाँ पे लगी होती है, जिसकी वजह से एक तो ये वजह है। दूसरा, हमारा सिग्नल सिस्टम बड़ा एक्सपायर है, मतलब कि वो सीधा है। इन सारी चीज़ों नहीं वो हो नहीं सकता ना, मुमकिन नहीं है। जो चीज़ें मुमकिन नहीं है वो मैं यहाँ बैठ के नहीं कहूँगा, तो इसके ऊपर काम लेकिन उसके ऊपर जो काम हो रहा है वो मैं खुशखबरी आपको दूँ। देखिए, उसके लिए हमने जो वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और फैसला ये किया कि हम सबसे पहले जो हमारी मेन आर्टरी है पाकिस्तान रेलवे की, जहाँ से ML1 भी जाती है, 2 भी जाती है, 3 भी जाती है, वो है कराची रोडी। ये 500 किलोमीटर का ट्रैक $2 बिलियन से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कॉर्पोरेशन से हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है। और इसका हम जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो हम जून 2026 में कर रहे हैं। 3 साल में हम उसको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है। और ML1 प्रोजेक्ट वही ये ML1 का हिस्सा ही है, हिस्सा है। अब पार्ट्स में देखे ना, ये पार्ट्स में अगर आज तक कर रहे होता कोई ना कोई, जो भी गुजरा है, जैसे आपने कहा, वो अगर कर रहे होते तो आज ये मुकम्मल हो जाती। फिर उसके बाद आ जाए
लेट आने की वजह यही है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाया। ट्रैक के इश्यूज है। ओके, ठीक है जी। दूसरा ये है कि हमारा नौकुंडी जो चागी के नज़दीक है 50 किलोमीटर पे, जहाँ से हमारा रिच मिनरल्स एरिया है, अब वहाँ पे अब बहुत सारी कंपनीज की हुई हैं। उनमें से RDMC एक कंपनी है, उन्होंने $400 मिलियन का हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है, ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए, ताकि 884 किलोमीटर जो है नौकुंडी से ये आ जाए इधर अपना रोड़ी तक। तभी जाके तो वो अब देखें, अगर सिर्फ एक RDMC का 1 साल का जो ट्रांसपोर्टेशन है मिनरल्स की, वो कितनी है, 1 मिलियन टन। उसके लिए 1 साल उनको सिर्फ एक कंपनी को 25,000 ट्रक चाहिए होंगे। तो ट्रकों पे तो नहीं फिर वो जाएगा, तो उन्होंने फिर $400 मिलियन जो है वो हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया है, जिसमें से 500 का पूरा नया ट्रैक है, बाकी जो है 384 किलोमीटर जो है उसकी अपलिफ्ट। अब सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, टाइम बहुत कम है, मैं बस लास्ट में आपसे पूछना ये चाहूंगा कि जो अवाम है वो कब तक उम्मीद रखें कि वो कराची से चलेंगे तो वो टाइमली लाहौर पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये दुनिया में बुलेट ट्रेन भी चल रही है, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में बुलेट भी चल रही है। दुनिया देखे ना, हमारे पास तो उतना, हम तो उतनी बात करेंगे जितना मेरे पास टाइम है। हम पैरेलल चीजों को लेके जा रहे हैं, चीजों को आउटसोर्स कर रहे हैं, सफाई सुथराई का निजाम आउटसोर्स कर रहे हैं, ट्रेनों को आउटसोर्स, फ्रेट ट्रेन को, अच्छा फ्रेट ट्रेन में इजाफा होगा, अच्छा ट्रैक बनेगा, अभी मेरी फ्रेट ट्रेन चलती है 25, जब ट्रैक बन जाएगा 50, अभी मेरी अप एंड डाउन चलती हैं 100, वो जब अब हो जाएगा तो वो 200 हो जाएंगी। तो कहने से मुराद ये है कि वो उस पे बेस करती हैं, लेकिन अभी भी बड़ा पोटेंशियल है, अभी भी बड़ा क्वेश्चन है, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों बैठ के सारा हिसाब किताब किया, जैसे बैठ के करते हैं ना, तो मैंने इनको 40 बिलियन का क्वेश्चन जो था पाकिस्तान रेलवे में फ्रेट में, वो मैंने निकाल के दिया है कि ये इसको हमने मीट करना है आने वाले साल में इंशाल्लाह। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे के मुसाफिर हैं उनके लिए मजीद बेहतरियां लेकर आ पाएंगे और वो टाइमली अपना सफर जो है तय करेंगे। जब पहुंचेंगे अपने स्टेशन पर, उनकी ट्रेन सामने मौजूद होगी और वो टाइमली अपने अगले स्टेशन पर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप, अल्लाह करे ऐसे ही हो। नहीं, अभी नहीं है, अभी जो शालीमार साहब आ गए, अभी शालीमार एक्सप्रेस जो चले, पता है कि अब्बासी साहब, हम सुनते आए हैं पॉलिटिशियंस की बातें बड़े, लेकिन अभी मैं आपको एक ऑफर देने लगा हूं। आपने ना मेरी 3-4 ट्रेन, ग्रीन लाइन है, शालीमार है, जो अपलिफ्ट कर चुके हैं, पाक बिजनेस है, इनमें कभी प्रोग्राम जाके आप करें, मेरे स्टेशन जाके खुद अपने कैमरास के साथ जाएं, नोट कर ले हमारा, और मेरे 70% जहाँ पे फुटफॉल चले आपके साथ करेंगे और हम शो करेंगे। तय हो गया जनाब, अगला जो शो होगा और अगली मुलाकात जो होगी ना, वो हनीफ अब्बासी के साथ होगी, वो ट्रेन के अंदर होगी और हम आपको दिखाएंगे भी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और एंथुसियास्टिक हूँ, और मैंने बाय द वे आज तक कभी ट्रेन का सफर किया नहीं है, तो लेकिन एक काम करें, अपने कैमरास भेजें रावलपिंडी स्टेशन पे, लाहौर स्टेशन पे, कराची स्टेशन पे, फैसलाबाद स्टेशन पे, कम अज कम, और बाकी खानेवार मुल्तान। डन हो गया, इसको डिजाइन कर लेंगे हम बैठ के ना। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बड़े अच्छे तरीके से तहम्मुल से हमारे सवालों को सुना भी और उनके जवाब भी दिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड योर मिनिस्ट्री।